अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरा जो टॉपिक है वो क्लासरूम के हवाले से, जो कि बड़ा प्रैक्टिकल और हम सबको बीइंग अ टीचर्स हमें फेस करना पड़ता है। जो टॉपिक है वो है क्लासरूम चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो टीचर्स हैं उनको क्लासरूम के अंदर कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और नॉर्मली करती हैं वो। तो थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करवा देती हूँ। मेरा नाम समीहा शहबाज है और मैं इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चरर हूँ किंग फैसल यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया में। और मुझे इससे पहले तकरीबन 16-17 ईयर्स हो गए हैं। मैंने डिफरेंट पोस्ट्स पे काम किया। मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस तो स्कूल्स की प्रिंसिपलशिप का रहा है, एकेडमिक्स में काम करती रही हूँ और करिकुलम डिज़ाइनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग और इस तरह के ये काम रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि जो क्लासरूम के जो हमारे हैं, इस वर्कशॉप में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ हम ये देखेंगे, क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ लर्नर्स क्या होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे ये कॉमन चैलेंजेस क्या हैं और एंड पे हम ये देखेंगे सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। स्टार्ट करते हैं जी इस क्वेश्चन के साथ कि व्हाट डज अ क्लासरूम एनवायरनमेंट मीन। आप क्या समझते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है और उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है, क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड है या नहीं। अगर आप में से कुछ लोग इसका जवाब देना चाहें तो प्लीज़ अपना माइक, अगर कोई जो भी होस्ट है वो मेरा ये जो सेशन है ये लेक्चर बेस्ड नहीं होगा। मैं चाहूँगी कि आप में सब लोग अपना एक्सपीरियंस और अपनी व्यूज़ को शेयर करें। तो जो होस्ट है वो प्लीज़, अगर जो लोग हाथ खड़ा करते हैं उनका माइक ऑन कर दें। तो मेरा ये क्वेश्चन है आप सबसे कि क्लासरूम एनवायरनमेंट आपके ख्याल में क्या चीज़ है, क्योंकि इसको समझे बगैर हम आगे नहीं जा सकते। अच्छा, ये 3 क्वेश्चंस है, ठीक है। इनमें से किसी का भी जवाब दे। अच्छा, पहला तो ये है कि मतलब जो मेरे अभी एकदम आप कह लें कि एक्सटेम्पोर जो मेरे दिमाग में बात आ रही है वो यही है कि मैं अ क्लासरूम शुड बी अ क्लासरूम, वन थिंग, ठीक है। एक मुकम्मल मुताले का कमरा होना चाहिए और मैं ये फील करती हूँ बीइंग अ टीचर कि ये एक सीरियस प्लेस ही होनी चाहिए, ठीक है, वेयर रेस्पेक्ट शुड, एक इज्जत भी बढ़े एक टीचर की, टीचर तालिब इल्म की भी करे। और इसको लर्निंग एनवायरनमेंट हम लोग ऐसे बना सकते हैं जब एक अच्छा सीरियस माहौल होगा, दैट यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड द सराउंडिंग इज योर स्कूल। तो हम समझते हैं कि फिर आगे उस लेसन को लेके चलने में बेहतरीन मजा आएगा। बिल्कुल ठीक। वो आपको इस तरह से कंसीडर करें द पर्सन और द टीचर इन फ्रंट ऑफ अस इज आवर मेंटोर, ठीक है। ही और शी इज द पर्सन फ्रॉम वेयर वी कैन लर्न, फ्रॉम होम वी कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग। तो जब वो बच्चे आप इस स्टेज पे लेके आते हैं तो फिर वो बच्चे जो हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप उनको आंसर देते हैं। और ये क्वेश्चन आंसर जो है बेसिकली यही बेसिक लर्निंग है। अगर आप सिंपल जाके लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो आप बच्चे को कुछ नहीं दे। इन शॉर्ट ये हाँ जी वेरी गुड मिस शाइस्ता, मैं आपके व्यूज से बिल्कुल एग्री करती हूँ डॉक्टर शाइस्ता के एनवायरनमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, व्हाट इज अराउंड यू, इट इज एनवायरनमेंट। व्हाट इज around me here, like for example I'm in sitting in my bedroom, what is around me, the physical things and the psychological things around me are called environment, ठीक है। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज लाइक सेम क्लासरूम एनवायरनमेंट भी तो यही चीज है ना। तो हम आप ये देख लेते हैं कि क्लासरूम एनवायरनमेंट की एक ऑफिशियल आप कह लें कि डेफिनेशन क्या है। इट इज द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। अब इसमें तीनों चीजें शामिल होंगी, इंटेलेक्चुअल भी है, सोशल भी है, फिजिकल भी है, एनवायरनमेंट है, वेयर स्टूडेंट कैन लर्न एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन हो रहा है टीचर का स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अमंग द स्टूडेंट, बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर। ये सारी चीजें क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है।
अब हम चलते हैं कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट। हमने देखना है कि वो कौन से एस्पेक्ट, हम यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व क्लासरूम कंडीशन, योर फर्नीचर, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासरूम डेकोरेशन, टेम्परेचर, लाइटिंग, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट है। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल क्लाइमेट। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल क्लाइमेट? साइकोलॉजिकल क्लाइमेट इन्वॉल्व द इमोशनल regulation. For example, feeling of trust and acceptance. This is the environment. This is the climate of the class. कि बच्चे कितना ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस फील करें, कंफर्टेबल हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, रेपो स्टूडेंट टीचर की है, बॉन्डिंग आपकी कैसी है, और ऑन द होल हाउ लर्निंग एंड टीचिंग इज टेक प्लेस इन दैट एनवायरनमेंट। सो आज हम इस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट पे बात करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो वो पे हम किसी वक्त बात करेंगे। Okay, physical environment plays a vital role in learning and how effectively you learn, students learn and you teach. Okay, अब मेरा जो next question है वो ये है, what is conducive classroom environment? अब हमने देख लिया environment क्या होता है, classroom environment क्या होता है। अब उसको conducive बनाना है या conducive environment किसे कहते हैं? Conducive means favorable environment for learning. What is the ultimate goal of teacher? Why should teacher go in the classroom? Because classroom is a place where student learn and teacher teaches. So conducive environment, जिसमें favorable environment क्या होगा कि जिसमें maximize किया जाए इंस्ट्रक्शन टाइम को, और इंस्ट्रक्शन अल्टीमेट गोल क्या है, रिजल्ट क्या है कि स्टूडेंट लर्न कर सके और मिनिमाइज किया जा सके डिस्ट्रैक्शंस को। अब इट इज अ पाइवोटल linchpin in promoting a favorable mood or atmosphere in the classroom to ensure an effective teaching and learning process to take place. अब आप कैसे इसको इन्हांस करेंगे, फेवरेबल कैसे होगा, मूड बच्चों का, एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमें दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास कि आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट इतना फेवरेबल हो जिसमें स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड आप द वे यू आर टीचिंग इट कुड बी इफेक्टिव। इसको हम देखेंगे कि इसको कैसे इसको कर सकते हैं। इससे पहले बिफोर वी गो टू हाउ टू इन्हांस the positive learning environment of our classes, we should know what are different type of learners. Do you have any idea कि आप मुश्किल हो रही है? Types of learners हम बात करेंगे। Types of learner है visual learners। अगर आप एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो फ्लेमिंग ने इस पे रिसर्च की है और इसने 4 टाइप्स ऑफ लर्नर्स डिफाइन किए हैं। विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, किनेस्थेटिक लर्नर और जो रीडर एंड राइटर्स। तो ये 4 टाइप्स के लर्नर्स हैं। इन पे मैंने बहुत डिटेल रिसर्च की है। इस पे अगर आपने मज़ीद इसको समझना है तो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगी अपनी वीडियो का, जिस पे मैंने इस पे बताया कि आप अपना लर्निंग स्टाइल डिफाइन करें कि आप विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है, या किनेस्थेटिक लर्नर है, या रीडर और राइटर है। इनके डिफरेंट मोड ऑफ लर्निंग है, यानी अगर आप इनमें से जो भी आपका डोमिनेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने लर्निंग स्टाइल को अडॉप्ट करना। और इसी तरह टीचर के लिए जानना कितना ज़रूरी है कि उसकी क्लास में चारों तरह के बच्चे हैं। जो बच्चे हाथ से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो सुनने में अच्छे नहीं होंगे, और जो बच्चे सुनने में अच्छा है, जो ऑडिटरी लर्नर है, वो मे बी रीडिंग और राइटर अच्छा ना हो। तो इसलिए हम ये टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स के लिए एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लेसन प्लान बनाए और इस तरीके से लर्नर्स लेक्चर अपना लेसन डिलीवर करें जिसमें उसको देखने से भी वो लर्न कर सके, वो सुन के भी लर्न कर सके, और वो कुछ चीज़ों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी करे। और फिर जो तीसरी चीज़ है रीडिंग और राइटिंग तो हम करते ही हैं। अब आप ये देखें कि समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम क्लास में जाते हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होती है और हम समझते हैं कि बगैर
प्लान किया जब हम क्लास के अंदर जाएंगे तो हमें ये सब कुछ पता है कैसे डिलीवर करना है। हम क्लास के अंदर अपने 40 मिनट्स को इस तरह से करते हैं कि इसमें टीचर ने बुक पढ़ी, रीडिंग की, स्टूडेंट्स ने कुछ स्टूडेंट्स ने रीडिंग की, उसके बाद फिर उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की, बच्चों ने कुछ कॉपी किया, आपने कुछ बोर्ड पे लिखा और इस तरीके से आपकी क्लास जो है वो एंड हो। क्लासरूम चैलेंजेस की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्लास में जब जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या है? डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग बहुत असर्टिव होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, वो क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, हम डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत एफिशिएंट होते हैं, वो अपने सिलेबस को वक्त से पहले ख़त्म कर लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत कंप्लेन करते हैं कि स्टूडेंट्स की तरफ से स्टूडेंट कोऑपरेटिव नहीं है और मुख्तलिफ तरह की चैलेंजेस फेस करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ये शेयर कर सकें कि क्या मेन चैलेंजेस हैं या आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक क्लास है कोई? वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में बच्चों को अपने लेक्चर के अंदर इन्वॉल्व कर लेना, तो वो पिन गैप साइलेंस के साथ वो सुने और उसको अंडरस्टैंड करें। जी बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नाइला रिसानी है, मैं बलुस्तान की इलाके खुशदार से बात कर रही हूँ। वेलकम जी नाइला, आपकी नुमाइंदगी से बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत दूर से आपने हमें ज्वाइन किया है। जी बताइए। जब मैं अपने इलाके के लिए इन्वायरमेंट को देख के अपने स्कूल्स को, कि हमारे स्कूलों में तादाद ज़्यादा होती है, एक क्लास में 80 से 90 बच्चे हैं। अच्छा। तो जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो इनको साथ लेके चलना होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही क्लास में जी इनकी मेंटल कि सारे बच्चों को आपने 80 बच्चों को एक साथ पढ़ाना है और इसमें आपके जैसे लर्नर्स टाइप आपने बताए उनको भी अपने साथ लेके जाना है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, आपने 80 को साथ भी लेकर चलना है, उनको डिसिप्लिन भी करना है, उनको सिखाना भी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और बताइए जी, एक कोई और बता दें अगर। सुहा है मेरे ख्याल है उनका ये। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम जी। थैंक यू। मेरा नाम सोहा है एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। बेसिकली क्लासरूम चैलेंजेस डिपेंड करता है एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम के अंदर, क्योंकि अब जिस मॉडर्न दौर के अंदर हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे विजुअल क्लासेस अलग हैं, प्रोजेक्ट मेथड क्लासेस अलग हैं, लेक्चर मेथड अलग है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस हमें डिफरेंट तरीके से चीज़ों को टैकल करना पड़ता है। और चैलेंजेस सिर्फ क्लासरूम बेस्ड स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, टीचर से अपने रिलेटेड भी होते हैं। समटाइम्स टीचर के ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि वो अपने पेपर वर्क को नहीं संभाल पा रही होती है, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो सारा पेपर करके रखना है। देन लैक ऑफ कंपेनियनशिप होती है, हर तरह का बच्चा सेम नहीं होता, उनको एक ही सर्कल में बिठा के एक जैसा काम करवाना, जैसे अभी डिस्कस हुआ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं, तो हर लर्नर हर सेम फ्रिक्वेंसी के ऊपर नहीं होता है। तो पूरी क्लास के 40, 45, 50 बच्चों को एक ही फ्रिक्वेंसी पे लेकर चलना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा, वेरी गुड पॉइंट आपने डिस्कस किया है। और अब हम लास्टली से वी विल मूव ऑन टू द चैलेंजेस। व्हाट आर द इंटरनेशनली जितनी रिसर्चेस की गई हैं उसमें 15 to 21 चैलेंजेस ऐसे हैं जो तकरीबन सब जगहों पे हर किसी को फेस करने पड़ रहे हैं। इसमें आपने जो डोमिनेंटली डिस्कस हुआ है वो डिसिप्लिन के हैं। अभी इंशाल्लाह भी हम आपसे बात करते हैं। डिसिप्लिन से रिलेटेड जो चैलेंज है वो सामने आया है, लेकिन ये जो चैलेंजेस की लिस्ट मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप यू मे एग्री or may not agree. Agar if you have any concern about any challenge, you can ask me and share your views. मैं आपके सामने ये कुछ लिस्ट रख रही हूँ, ये challenges हम सब फेस करते हैं। सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि how to engage all the students, as my बलूचिस्तान participant discussed with us, कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे इंगेज करें सबके सब स्टूडेंट्स को। अगर हमारे पास कम भी है तब भी एक मसला है, लैक ऑफ टाइम है समटाइम्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और उसमें इतने ज़्यादा काम है कि आप कर नहीं पाते, लॉट ऑफ पेपर वर्क है। परफॉर्मेंस प्रेशर फ्रॉम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इतना बड़ा चैलेंज है 9th-10th में ख़ास तौर पे। नंबर्स की दौड़ लगी हुई है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जी, हमारे नंबर ज़्यादा आ जाएं और प्रेशर है टीचर के ऊपर, वो मुसलसल यानी पढ़ा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, और एक दौड़ लगी हुई है। फिर आप देखें पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, और फिर
चेंजिंग एजुकेशनल ट्रेंड्स हैं। अब ये इससे मेरी मुराद ये है कि इतनी फास्ट हो गए हैं स्टूडेंट्स और एजुकेशनल ट्रेंड्स बदल गए हैं सोशल मीडिया के बाद। अभी हमारा आज का प्रोग्राम भी एक है, उसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कस होगी। वी आर नॉट एफिशिएंट और फास्ट एज कम्पेयर टू आवर स्टूडेंट्स। हमारे बच्चे इतने तेज हैं कि आपको वो फौरन, यानी उन्हें पता है कि हमने अपने टीचर को किस एडल्ट की टीचिंग पे अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप देखेंगे कि कितने तेज हैं बच्चे और वो कितनी तेजी के साथ वो उनको इंटरेस्ट नहीं है आपके लेक्चर में। अगर आप लेक्चर दे रहे हैं और आप किसी किस्म की कोई वैरायटी ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व अपने लेक्चर के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स को इन्वॉल्व नहीं करें तो बच्चों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो दूसरा ये कि सोशल मीडिया ने और यूज ऑफ डिफरेंट मल्टीपल टेक्नोलॉजी ने हमारे बच्चों की कंसंट्रेशन स्पैन को तबाह कर दिया। वो कंसंट्रेशन फोकस है ही नहीं। आप उनको फोकस को हर 5 मिनट से बाद आप देखेंगे कि उनका दिल ही नहीं करता। और सबसे ज्यादा जो एक फेमस एक फ्रेज है जो बच्चे कहते हैं, हम बोर हो रहे हैं। उनको घर में भी बोरियत होती है, उन्हें लेक्चर में भी बोरियत होती है। तो ये चीज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डिसिप्लिन की आप लोगों ने बात करी, टीचर वर्किंग टू मेनी रोल्स एट द सेम टाइम। वो टीचर भी है, वो सुपरवाइजर भी है, वो एग्जामिनेशन कमेटी में भी है, उसने पेपर भी टाइप करना, उसने लेसन भी बनाने, उसने सारे काम एक वक्त में करने। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी देखिए टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। आज का टीचर हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बच्चों के ग्रेड्स में आए तभी वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई चीज क्लास में फॉर एग्जांपल कोई बच्चों ने कोई चीज कर दी है, कोई बिहेवियरल इशू आ गया है, कोई फाइट हो गई है, हर चीज के लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है। अब टीचर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। फिर एक प्रेशर ये भी है कि एक ही तरह का करिकुलम, हर तरह के बच्चे के ऊपर वही करिकुलम, आपने वही प्लानिंग, वही लेसन प्लान, वही चीज उसी तरीके से सबको पढ़ानी। चाहे आपके पास डिफरेंट तरह के बच्चे हैं, डिफरेंट एप्टीट्यूड के, डिफरेंट टाइप पर्सनालिटीज के, लेकिन आपने करिकुलम एक ही तरह से एक ही मेथड से पढ़ाना। टेक्स्ट बुक्स एक्सपोजर टू लर्निंग फिक्स किया हुआ हमने कि भाई ये किताब है, इसी किताब को पढ़ना है, इसी में से एग्जाम होना है। अब हमने बच्चे के माइंड को शट कर दिया। क्या भी देखें डिपेंडेंट टीचिंग टेक्निक्स, हम दुनिया कहाँ चली गई, हमारी वही जो है वो ट्रेडिशनल टीचिंग पे हम बेस करें। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। ये लार्ज साइज क्लासरूम की बात होगी, हमारी हाई नॉइज लेवल भी आगे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एज आई डिस्कस, पर्सनालिटी क्लैशेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। अब ये नहीं समझ आती हर बच्चा डिफरेंट है, कोई क्वाइट है, कोई शाउट है, कोई कोई बच्चे एक्सट्रोवर्ट है, कुछ इंट्रोवर्ट है, कुछ मतलब डोमिनेंट है, कुछ नहीं डोमिनेंट। आपने किस तरह इन सारे चैलेंजेस को साथ लेके चलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक और चीज जो थोड़ी सी जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। चैलेंजेस वो भी हैं जो आजकल हमारे वर्चुअल टीचर फेस कर रहा, वो भी हम ये 3-4 देख लेते हैं। एक तो ये है डिजिटल लिटरेसी। इसके ट्रेनिंग के बगैर, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के बगैर हमने वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट कर दी अनफॉर्चुनेटली। अब हम क्या करें, ट्रायल एंड एरर से सीख रहे हैं। किसी को समझ आ जाए, जिसको नहीं आ रहा, पेरेंट्स भी इसी फेज से गुजर रहे हैं। फिर दूसरा टेक्निकल इश्यूज है, कहीं इंटरनेट नहीं, कहीं डिवाइसेस नहीं, कहीं बच्चे ज्यादा हैं, कहीं पेरेंट्स के 2-2, 3-3 बच्चे, वो एक ही लैपटॉप पे, एक मोबाइल पे बैठे हैं। फिर मोटिवेशन ही नहीं है, टीचर के लिए भी कोई मोटिवेशन, उनको सैलरीज नहीं मिल रही, और बच्चों के लिए मोटिवेशन ये कि उनको फेस टू फेस टीचिंग नहीं है, बच्चों को टीचर की समझ नहीं आ रही, और भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन। एंगेजमेंट का मतलब, ये एंगेजमेंट रिंग नहीं है, एंगेजमेंट का मतलब एंगेज करना स्टूडेंट ऑनलाइन एंगेज किस तरह करें हम, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंगेजमेंट। रिमेंबर वन थिंग, इसके साथ ही मैं आपको बता दूंगी, ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट फॉर लेक्चर्स, ये लेक्चर्स के लिए नहीं है। ये तो ये इस सब्जेक्ट के ऊपर हम नेक्स्ट एक वर्कशॉप इंशाल्लाह है हमारी, जो वर्चुअल क्लासेस के हवाले से उस पर हम बात करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस, इतने डिस्ट्रैक्शंस है, मोबाइल है, इतने बच्चे क्लासरूम एनवायरनमेंट में नहीं है, वो एक होम एनवायरनमेंट में आपने किस तरीके से उनको करना और कितनी देर आपने उनको बैठाना, ये सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। हम ये देखेंगे जल्दी से कि हमारे पास 10 मिनट्स है मेरे ख्याल है, 5 मिनट्स रह गए। हैंडलिंग द चैलेंजेस, अब हमने हैंडल कैसे करना है। Number one thing is, which is the most important thing according to my experience, according to research, is that we have to build a strong rapport with the students.
अच्छा रिलेशन डेवलप कर लेंगे 90% प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। और कैसे डेवलप करेंगे भी हम आगे देखेंगे। मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट एक ऐसा टूल है कि आपने सिर्फ मुस्कुरा के ही किसी बच्चे की तरफ देखना है, आई कांटेक्ट करना, बच्चे ने आपकी बात मान लेंगे। फिर आप ये देखिए जो नेक्स्ट है उसको वेल प्लान, ये सब चीजें मैं 1 by 1 डिटेल में देखते हैं। वेल प्लान एक्टिविटीज है, आपकी एक्टिविटी आपने प्लान किया है कभी क्लास में जाने से पहले? अगर आपने प्लान किया, क्या वो वही प्लान है जो आपको मिला है या उसको आप पढ़ के जा रहे हैं, या आपने कभी ये सोचा है कि मैंने ये जो पढ़ाना है वो इस तरीके से पढ़ाना है कि एटलीस्ट मेरे इतने बच्चे समझ जाएं, क्या उनको ये लर्निंग आउटकम्स जितने भी हम बात करते हैं इतनी बड़ी क्या वो ऑब्जेक्टिव आपके हमारे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या हमने बच्चों की नीड के अकॉर्डिंगली प्लान किया, क्या हमने कोई डिसिप्लिनरी मेजर्स किए हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न टीचिंग है, और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। ये हम थोड़ा सा 1 by 1 देख लेते हैं। आई टोल्ड यू this is the groundwater Smith told quotation. It is the teacher's responsibility to value each and every one of the student in their class. अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे याद है, so that each student feels special and important. अगर आप हर बच्चा देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, हम देखते हैं उनकी सुन्नत से हमें पता चलता है, उनकी सीरत से हमें पता चलता है कि हर सहाबी ये समझता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जो है, मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं मेरी तरफ, यानी उनसे हम सीरत से ये अखज़ करते हैं कि हर ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बच्चे को वैल्यू दे, हर बच्चे की तरफ देखे, हर बच्चे को स्माइल करे, की तरफ देख के स्माइल पास करे कि बच्चा फील करे कि मैं टीचर की नज़र में स्पेशल हूँ, मैं टीचर की नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट। तो दिस इज टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने किस तरीके से जो है वो बच्चों को तवज्जो देनी है। फिर हम इससे अगली बात, इसी से रिलेटेड हम आगे ये देखते हैं कि हम किस तरह से रैपो जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 1, एस्टैब्लिश अ क्लासरूम कल्चर दैट आर ट्रस्ट, where you have trust, acceptance, respectfulness and courteous environment आपने कैसे बिल्ड करना, कैसे आपने ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करना जिसमें बच्चे आप पे ट्रस्ट करें और वो एक्सेप्ट करें आपकी बात को। जब तक कि आपके अंदर फेयरनेस नहीं होगी, जब तक कि हर बच्चों को आप इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, जब तक कि आप इंसाफ नहीं करेंगे, जब तक कि आप रिस्पेक्ट नहीं, अगर अभी कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे रिस्पेक्ट करें, आपकी रिस्पेक्ट करें बीइंग अ टीचर, तो आपको बच्चों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप बिलीव करें कि मैं जहाँ पर पढ़ा रही हूँ वहाँ पर कल्चर, एनवायरनमेंट, क्लासरूम, ट्रेडिशंस, हर चीज़ टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान से। यहाँ पर बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते टीचर्स की। यहाँ पर एडल्ट टीचिंग में, मतलब मैं यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों के अंदर कि वो टीचर की एक जो डिग्निटी है उसकी रिस्पेक्ट। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस, यानी आई एम ब्लेस्ड के बच्चे आके मुझे सलाम भी करते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। बच्चे आके मुझे मेरा काम भी करते हैं, मुझे कहेंगे हम आपका लैपटॉप लगा देते हैं, मुझे कहते हैं हम आपका बोर्ड इरेज कर देते हैं, यानी। और बाकी जितने भी मेरी कोलीग्स हैं वो इस बात पे सरप्राइज होते हैं कि कैसे ये ऐसी क्या बात है कि बच्चे तुम्हारी बात मानते हैं, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे पीछे ऑफिस में बार बार आते हैं। और इसमें सवाए इसके कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनसे दिल से उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और इसलिए उनके और कंप्लेंट्स भी कम है। वो ट्रस्ट करते हैं कि टीचर ने जो हमें ग्रेड्स दिए वो ठीक दिए। तो ये एनवायरनमेंट हमें बिल्ड करना है। ये एनवायरनमेंट जब तक बिल्ड नहीं करेंगे, स्टैब्लिश नहीं करेंगे, आप कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेट क्लासरूम का नहीं बना सकते, आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते कि आपके बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से लर्न कर रहे हो। दूसरी चीज़, री इन्फोर्स करें पॉजिटिव बिहेवियर, जायज़ कि नेगेटिव बिहेवियर को आप बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। आप जहाँ पर जो बच्चा अच्छा काम करे उसको प्रेज करें, उसको री इन्फोर्स करें, ताकि सब उसकी तरफ देख के वो एक पॉजिटिव बिहेवियर अडॉप्ट करें। तीसरी चीज़, लर्न एंड यूज स्टूडेंट्स नेम्स, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे भूल जाता है, मुझे मेरी क्लास में 80 बच्चे हैं, मुझे नहीं याद रहता, लेकिन मैं जब उनको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ मैं उनके नाम लेके उन्हें बुलाती हूँ, और जब मैं इनको नाम लेके उनसे क्वेश्चन करती हूँ तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी इस तरह करते करते सब बच्चे क्लास में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो क्वेश्चंस वो रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, रिस्पॉन्स के लिए हाथ खड़ा करते हैं। फिर जो चौथी चीज़ है वो ये कि हैंडल अ क्लासरूम डिस्ट्रैक्शन
विदाउट डिस्ट्रप्शन टू द एंटायर क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने कुछ शरारत की, कुछ काम किया, उसको डांटते डांटते हम पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये मेथड सीखें कि किस तरीके से हम उसको, इस डिस्ट्रप्शन को विदाउट डिस्ट्रप्टिंग द अदर क्लास, हम जो है उसको खत्म कर। ये एनवायरनमेंट जो है वो, ये क्लासरूम रूल्स हैं। जब तक आप ये शुरू में नहीं बताएंगे कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, अगर आप एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कि अगर आप नहीं बताएंगी तो बच्चे, आप पूरा साल शोर मचाते रहेंगे, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। फिर जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स हैं, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये मैं अपनी लास्ट स्लाइड दिखा रही हूँ, कि यू शुड लर्न व्हाट इज फ्लिप्ड क्लासरूम एंड व्हाट इज कोलैबोरेटिव क्लासरूम टीचिंग। ये दो चीजें आप लर्न कर लें। ये इसमें आप इंटरनेट पे जाएं, इसको फ्लिप क्लासरूम के हवाले से आप इसको स्टडी करें। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ कुछ वीडियोस भी शेयर कर लूंगी। कोलैबोरेटिव टीचिंग भी करें ताकि आपकी क्लास को हम ज़्यादा, यानी आप अपनी क्लास को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। और जो लास्ट पॉइंट है वो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मीन कि जो कुछ आप पढ़ाया है अपनी क्लास में, क्या आपने कभी आके इस पर थिंक किया है, रीथिंक किया है अपने टीचिंग के ऊपर? क्या आपने सोचा है कि आज का मेरा जो मैं पढ़ा के आई हूँ, क्या इसमें क्या फ्लॉज रह गए, किस तरह से मैं इसको नेक्स्ट क्लास को इम्प्रूव करूंगी? और इस गोल के साथ हज़रत अबू बकर ने कहा, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जिसके 2 दिन एक से गुजरे हुए तबाह हो गया। इसी सोच के तहत अगर हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकें, हम अपनी टीचिंग को, कि हम हर रोज जो पढ़ाते हैं और हम पढ़ा के घर आते हैं, क्या हमारा ज़मीर मुतमईन, हम उस तरीके से पढ़ा सकें। और इंशाअल्लाह ताला थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थोड़ी दिशनी रह गई है, लेकिन मैं अपना जो है वो ये सब चीज़ें, कुछ जो लर्निंग स्टाइल्स के हवाले से आप अपना लर्निंग स्टाइल डिफाइन करेंगे, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करूँगी और एक बुक का रेफरेंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ अपना चैट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कर दीजिए प्लीज़, कि आपको इससे, आपने आज के उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा। थैंक यू वेरी मच।